सरकार के लिए पहले चरण का चुनावी शोर थम गया है। अब 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटर अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे। ऐसे में अब नजर उन आंकड़ों पर डालते हैं जो निकाय चुनाव में जीत और हार तय कर सकते हैं। क्योंकि किस पार्टी ने कितनी जनसभाएं की, किस पार्टी ने जनता के बीच मुद्दा उठाया और जनता के बीच कौन कौन सी पार्टियां पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में रिकॉर्ड कायम किया तो वहीं अखिलेश यादव पीछे रह गए। सीएम योगी ने 7 दिनों में 28 रैलियां की और जनसभाओं को संबोधित किया तो अखिलेश यादव सिर्फ लखनऊ और सहारनपुर में ही सिमटे नजर आए। सीएम योगी ने सभी 10 नगर निगमों में जनसभाएं की और 22 जिलों में जनता से सीधा संवाद किया। यहां तक कि लखनऊ में भी 3 जनसभाएं की। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं सीएम योगी ने कब और कहां रैली की, किन किन जनसभाओं को संबोधित किया है। सबसे पहले 24 अप्रैल को सहारनपुर, शामली और अमरोहा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की। 25 अप्रैल को रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ में तो वहीं 27 अप्रैल को मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में मुख्यमंत्री ने जनसभा की। 28 अप्रैल को सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, साथ ही गोरखपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया तो 29 अप्रैल को गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और वाराणसी में सीएम ने हुंकार भरी। और 1 मई को मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी और गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं आज की बात करें तो आखिरी दिन प्रयागराज, झांसी और लखनऊ में मुख्यमंत्री की जनसभा हुई। अब आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। शहर की सरकार के लिए पहले चरण का चुनावी शोर थम गया और अब पोलिंग पार्टियों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों के पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया। पहले चरण में लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में मतदान होगा। सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी जो शाम 6 बजे तक चलेगी। पहले चरण के चुनाव प्रचार का भले ही आखिरी राउंड हो, लेकिन अंत भला तो सब भला का संदेश देने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ ही बीएसपी भी मैदान में नजर आई। लेकिन सभी 9 मंडल को जीतने के लिए बीजेपी ने पहले दिन से ही पूरी ताकत झोंक दी। सीएम योगी ने ये इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। मतदान भारी संख्या में जाकर के करिए, क्योंकि ये आपका केवल अधिकार ही नहीं, ये आपका कर्तव्य भी है कि हम मतदान करें, लोकतांत्रिक अधिकारों का सदुपयोग करें। चुनाव जहां अर्बन बॉडीज का है, वहीं जो शहरों में सुविधाएं देनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, हमें पीछे मुड़ के देखना है क्या इस सरकार ने वो सुविधाएं दी हैं। ये स्मार्ट सिटी है, केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी है। क्या कूड़ा का निस्तारण ठीक हुआ? क्या नालियां नाले ठीक हो गए? क्या बिजली का इंतजाम जो होना था वो ठीक हुआ? और स्मार्ट सिटी ये भी तय करता है कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था। और अब आपको बताते हैं कि 4 मई को कितने जिले, कितने मंडल, कितने निगम और कितनी पालिका में चुनाव होंगे। तो आपको बता दें 9 मंडल में 37 जिले हैं, जिनमें 10 निगम हैं और 100 नगर पालिका। अब आपको बताते हैं कि जिन 10 निगमों में पहले चरण में वोट डाले जाएंगे वो कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें लखनऊ, वाराणसी, आगरा, फिरोजाबाद, गोरखपुर के साथ ही झांसी, मुरादाबाद, प्रयागराज और मथुरा शामिल हैं इन मंडल में। और साथ ही पहले चरण में निगम, पालिका और पंचायत में कितने प्रत्याशी हैं, एक बार वो भी आपको बता देते हैं, जिनका भविष्य वोटर्स 4 मई को तय करेंगे। निगम अध्यक्ष के लिए 122 प्रत्याशी हैं, निगम पार्षद के लिए 5431 प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ पालिका अध्यक्ष के लिए 1069 प्रत्याशी। वहीं पालिका सभासद के लिए 14,862 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो पंचायत अध्यक्ष के लिए 2,932, वहीं पंचायत सदस्य के लिए 19,818 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जिस धरती से सीएम योगी ने माफिया मुक्त प्रदेश का नारा दिया था, उसी प्रयागराज की धरती से एक बार फिर माफियाओं पर फाइनल प्रहार किया है। मौका भले ही चुनावी जनसभा का हो, लेकिन सीएम योगी के एक एक शब्द माफिया के खात्मे पर थे। लेकिन अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल सीएम योगी ने अतीक एंड फैमिली का नाम लिए बिना ही कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो अखिलेश यादव को इसमें धर्म दिखने लगा और उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर बांटना चाहती है।
सीएम योगी ने कहा कि प्रकृति न अत्याचार करती है न स्वीकार करती है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सीएम योगी ने कहा प्रकृति सबका हिसाब बराबर करके रख देती है, तो अखिलेश यादव ने इसका भी जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि विकास की नहीं तमंचे की बात हो रही है, और जब मुख्यमंत्री ने एक बार फिर यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा का संदेश दिया तो अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी जनता को मुद्दों से भटका रही है। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट की क्या दावे बीजेपी की ओर से, क्या हमला और क्या विपक्ष की ओर से पलटवार। सपा बसपा कांग्रेस इन राजनीतिक दलों ने राजनीति का अपराधीकरण किया, राजनीति में भ्रष्टाचार किया। आज इनको विदाई का समय है कि देश में और प्रदेश में आपके आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। जिस प्रयागराज में अतीक एंड फैमिली का दबदबा था, जहां माफिया के इशारे पर किसी की हत्या हो जाती थी, जहां अतीक गैंग के नाम से लोग डरते थे, अब उस इलाके में शांति है, सुरक्षा है, क्योंकि जिस माफिया अतीक ने उमेशपाल जैसे मर्डर को अंजाम दिलवाया, वो अतीक अब अतीत हो चुका है। उस डॉन का अंत हो गया, उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है। और ऐसा ही कुछ सीएम योगी ने चुनावी जनसभा में कहा। संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। मुख्यमंत्री योगी उस धरती से माफिया पर फाइनल प्रहार कर रहे थे जहां से माफिया मुक्त प्रदेश का मुद्दा उठा था। और एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लूकरगंज से अतीक के अंत का प्रदेश वासियों को संदेश दे रहे थे, वो भी किसी का नाम लिए बिना। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार करती है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता करके न्यायालय की शरण में ला करके न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। माफिया अतीक अहमद की मौत भले ही उसके दुश्मनों ने की हो, लेकिन इस मौत से उत्तर प्रदेश में शांति है। और यही संदेश यूपी के मुख्यमंत्री बार बार अपने संबोधन में दे रहे थे, क्योंकि मिट्टी में माफिया की आवाज को बुलंद करने के बाद अतीक गैंग के 4 शूटर्स को मिट्टी में मिला दिया गया। अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया और शूटआउट में अतीक अशरफ के साथ मौत की नींद सो गया। फिलहाल हर मामले की जांच चल रही है, लेकिन निकाय चुनाव में माफिया के संहार का मुद्दा काफी गर्म है। इस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। सीएम योगी माफिया को संरक्षण देने वालों पर भी हमलावर दिखे और इशारों में 2017 से पहले की सरकार को निशाने पर लिया, क्योंकि जिस अतीक ने यूपी की आबो हवा में दहशत का जहर घोल रखा था,
उस अतीक को समाजवादी पार्टी ने विधानसभा पहुंचाया था, तो बीएसपी ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को अब भी पार्टी में जगह दे रखी है। यानी माफिया अतीक का तो अंत हो गया, लेकिन उसके नाम पर सियासत अब भी जिंदा है और अब उसका भी खात्मा करने के लिए योगी चुनावी रैली में हुंकार भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों ओवैसी और अखिलेश अतीक शूटआउट से खफा हो गए और माफिया मुक्त प्रदेश को धर्म से जोड़ने लगे। दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। और अफसोस यह है कि तुम मेरी इस बात पर थाली बजा रहे हो। जो गवाह की हत्या हुई, गवाह की हत्या में हमारे पुलिस फोर्स के 2 सिक्योरिटी अफसर शहीद हुए, सिपाही शहीद हुए, 2 गनर शहीद हुए। जो सिक्योरिटी में मौजूद थे वो 2 शहीद हुए। सरकार ने ही सिक्योरिटी दी थी उन्हें। और बाद में जो घटना हुई, जिन पे आरोप था उन पे भी पुलिस सिक्योरिटी थी। आप सब लाइव देखते थे, हम सब ने लाइव देखा है। बताओ कितनी सिक्योरिटी होती थी। क्या किसी माननीय और मंत्री के लिए सड़क पर दबंगई शोभा देती है? क्या कोई सड़क छाप की तरह मंत्री किसी की पिटाई कर सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है, वो भी देवभूमि उत्तराखंड में, जहां पर कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल बीच सड़क पर एक युवक की पिटाई करते हुए नजर आए। ये वीडियो उत्तराखंड के ऋषिकेश का है। बताया जा रहा है कि व्यवस्थाओं को लेकर एक शख्स ने कुछ टिप्पणी की थी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गाड़ी रोककर बीच सड़क उसकी पिटाई शुरू कर दी। और उसके बाद उनके सुरक्षा कर्मी ने युवक और उसके साथी की जमकर पिटाई की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीच सड़क पर मवालियों की तरह लड़ रहे, झगड़ रहे ये माननीय है। ये ऋषिकेश से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल हैं और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मगर हरकत ऐसी कि आज पूरा सूबा शर्मसार है। एक मंत्री बीच सड़क पर हाथापाई पर उतर आया। लात, घूसे, पत्थर, चप्पल, जिससे हो सका मारपीट करते रहे और जब तक मन नहीं भरा, दिल नहीं माना, तब तक हाथ चलाते रहे। प्रेमचंद अग्रवाल कोई नए नवेले राजनेता भी नहीं है। इससे पहले राज्य के स्पीकर जैसे सम्मानित पद पर रह चुके हैं और इस बार भी सरकार में शहरी विकास मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जैसे बड़े पद संभाल रहे हैं। मगर पद की गरिमा तो दूर, मंत्री महोदय को शिष्टाचार का भी लिहाज नहीं रहा और बीच सड़क पर दबंगई का वो रौद्र रूप दिखाया, जिसे देखकर हर कोई हैरान है कि कोई मंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। ये पूरी घटना ऋषिकेश में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के घर के पास की है, जब हरिद्वार रोड पर जाम लगा हुआ था और मंत्री जी भी अपनी इनोवा गाड़ी के साथ रोड पर थे। इसी दौरान सड़क पर एक स्कूटर सवार से किसी बात को लेकर मंत्री जी की बहस हो गई। अब मंत्री की दबंगई की इंतहा देखिए। बात करते करते मंत्री जी ने अपनी हनक दिखाई और तुरंत सामने वाले शख्स पर थप्पड़ जड़ दिया। यही नहीं, इसके बाद मंत्री जी के गनर ने मोर्चा संभाल लिया और सामने खड़े 2 लोगों पर गनर साहब भी पिल पड़े। बस फिर क्या था, दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और पुलिस कर्मी को भी थप्पड़ पड़ गया, तो मंत्री जी पर भी हमला हो गया। बीच सड़क पर दबंगई दिखा रहे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि स्कूटर सवार को तो चुप रहना था, उसे थप्पड़ खाकर भी विरोध नहीं करना था। लिहाजा विरोध किया तो फिर तो बीच सड़क पर उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। खाकी वर्दी वाला गनर तो दोनों युवकों के साथ मारपीट करता रहा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी पद की गरिमा, राज्य की गरिमा को भूलकर बीच सड़क पर सड़क छाप लड़ाई झगड़ा करने लगे और ये सब कुछ वीडियो में कैद हो गया।
वीडियो वायरल हो गया तो मंत्री जी ने आरोप लगा दिया कि संबंधित शख्स ने गाली गलौज की, कपड़े फाड़े, इसलिए उसके साथ मारपीट की गई। और सीधा वो गाली दे रहा है, उसमें सुरक्षा क्या करेगी? और सीधा गाली दे रहा है, उसे जब रोका जा रहा है फिर वो गाली दिया जा रहा है और हाथ उठा रहा है सीधा। इतनी जल्दी वो अलर्ट होता मेरा सुरक्षा के, उससे पहले तो हाथ उठा चुका था उसे। और हाथ उठाने के बाद मैंने दिखाया आपको सारा सामान। अब मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है, मेरे पास जो भी मैंने पहन रखा था एक दो चीजें छोड़ के सब गायब हो गई। स्कूटर सवार शख्स की पहचान ऋषिकेश के शिवाजी नगर में रहने वाले सुरेंद्र सिंह नेगी के रूप में हुई है। माननीय की शर्मनाक मारपीट का मामला सामने आया तो कांग्रेस ने इसे घोर आपत्तिजनक बताया और मुख्यमंत्री से कार्रवाई तक की मांग कर दी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पहली बार नहीं है, इससे पहले पत्रकारों के साथ भर्ती घोटाले के मामले में उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उससे पहले कोविड काल में एक फरियादी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया और अभी तीसरी बार लगातार एक कैबिनेट मंत्री के रूप में जो उनका आचरण है बहुत आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के नशे में ऐसे चूर हैं, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भले ही कुछ भी कहें, लेकिन वीडियो में सबने देखा कि किस तरह से प्रेमचंद ने दबंगई दिखाई, कैसे स्कूटर सवार को थप्पड़ मारा और फिर गनर ने हाथापाई की। उसके बाद भी बीच सड़क पर दबंगई करते रहे। अब माननीय ऐसी हरकत करेंगे, कानून को ठेंगे पर रखेंगे और खुद ही जज और खुद ही पुलिस बन जाएंगे तो फिर सवाल उठना तो लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। और ऋषिकेश की घटना का सीएम धामी ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच के लिए डीजीपी को निर्देश दे दिए गए हैं। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीएम धामी ने कैबिनेट मंत्री को तलब किया है। सीएम धामी ने डीजीपी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि निर्दोष को सजा न मिले, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क पर युवक के साथ मारपीट हुई थी। प्रेमचंद अग्रवाल ने भी इस मारपीट में शामिल थे, उन्होंने भी पीटा था और शुरुआत उन्होंने की थी, ये स्थानीय लोगों का कहना है। और साथ ही उस शख्स की ओर से भी रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही गई थी प्रेमचंद अग्रवाल पर। अब सीएम का इस पर बयान आया है। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, इस पर पूरी जानकारी दे। देखिए, आज जब ये वीडियो लगातार वायरल होने लगे मारपीट के, उसके बाद विपक्ष ने भी इसको हाथों हाथ लिया था और विपक्ष ने इसे इस बात का कड़ा विरोध किया था कि किस तरह से कैबिनेट मंत्री सड़क पर मारपीट कर रहे हैं। इससे सरकार भी असहज थी। मुख्यमंत्री चूंकि दिल्ली में है, लेकिन उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है और कल जब मुख्यमंत्री देहरादून लौटेंगे तो उन्होंने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी तलब किया है इस पूरे मामले को लेकर। इसके साथ साथ डीजीपी को भी निर्देश दिए गए हैं कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाए। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, मंत्री के पीएसओ ने इस संबंध में बाकायदा पुलिस को रिपोर्ट भी दी है कि जो आज इनके साथ मारपीट की गई, दूसरे पक्ष की ओर से क्रॉस रिपोर्ट इसमें हुई है या नहीं, अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और कल मंत्री को खुद तलब भी किया गया। जी ठीक है सुनील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी में। किसी भी महत्वपूर्ण पल को हम और आप कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसका वीडियो कराना चाहते हैं और यही वजह है कि फोटो शूट एक परंपरा सी बन गई है। फिर चाहे शादी का मौका हो या फिर प्री वेडिंग का मौका हो, बर्थडे पार्टी हो, ये एक परंपरा की तरह आ गई है। मैटरनिटी शूट यानी कि माँ पिता बनने से पहले की भी शूटिंग होती है। तो क्या आपने कभी ये सोचा था कि इस बढ़ती और बदलती दुनिया में एक दौर ऐसा भी आएगा कि डाइवोर्स शूट जैसी भी कोई चीज आएगी? जी हाँ, आपने सही सुना, तलाक होने पर भी फोटोशूट, वो भी खुशी में झूमते हुए। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं जो आप सभी इस वक्त टेलीविजन पर देख रहे हैं। एक लड़की है जिसने अपने पति को तलाक दिया, उसके बाद लड़की ने फोटोशूट करवाया। एक तस्वीर में लड़की हाथ में शराब की बोतल लिए खिलखिलाते हुए नजर आ रही है, तो दूसरी तस्वीर में अपने पति के संग की तस्वीरों को फाड़ते हुए देखी जा रही है। इसके अलावा एक और तस्वीर है जिसमें लड़की अपनी शादी की फोटो को पैर से कुचलते हुए देखी जा रही है। और अब सवाल ये है कि ये बदलाव किस दिशा में हो रहा है? आखिर हमारा आपका ये इवॉल्विंग समाज किस दिशा में जा रहा है जब तलाक को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है? दो लोग एक बंधन में बंधे, एक रिश्ता बना और फिर उसे क्रूरता के साथ तोड़ दिया गया और फिर इसे सेलिब्रेशन की तरह डाइवोर्स फोटोशूट का नाम भी दिया गया। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं
इस पर विचार कीजिए कि आखिर प्रगतिशीलता के नाम पर हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इसे लेकर कुछ लोगों का ये भी नजरिया है कि डाइवोर्स को पहले इस तरह से लिया जाता था जैसे कोई घटना हो गई हो, कोई बहुत गलत काम, बहुत बुरा वक्त उनकी जिंदगी में आ गया, लेकिन अब डाइवोर्स भी नॉर्मल है। अब अगर तलाक के तीखे तथ्यों पर नजर डालें तो भारत में तलाक दर 1.1% है। पिछले कुछ सालों में तलाक दर में बढ़ोतरी हुई है। 50 से 60% तक तलाक के मामले बढ़ गए हैं। शहरी इलाकों में ज्यादा मामले हैं और रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर पुरुष तलाक की पहल करते हैं। दिल्ली में हर साल 8 से 9 हजार तलाक के केस हो रहे हैं। मुंबई में हर साल 4 से 5 हजार तलाक के मामले सामने देखने को मिल रहे हैं। लाख टके की बात में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।